अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का लेक्चर है ये तहसीलदार के पेपर जो रेवेन्यू लॉज का पेपर है उस पे होगा। इसमें हमारे तीन एक्ट हैं। फर्स्ट पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, सेकंड टेनेंसी एक्ट, थर्ड लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये तीन एक्ट हैं। जो टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये दोनों पंजाब के हैं यानी प्रोविंशियल एक्ट है। और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो फेडरल लॉ है, पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसमें से एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज इसमें से आने हैं और बाकी 50 उन दो एक्ट में से आने हैं, 25-25। यानी इसकी इसमें से एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट से। इसको हम सबसे पहले देखें, क्योंकि जिनको लॉ का बैकग्राउंड नहीं है मैं उनको सारी चीज़ें ये बताता जाता हूँ। ये इसका नाम है एक लॉ का, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसके नाम से ही वाज़ेह है पंजाब, यानी ये प्रोविंस का लॉ है, पंजाब का है सिर्फ। लैंड यानी ये लैंड के बारे में है, ज़मीनों के मुतल्लिक है। अब लैंड वो होती है जो काश्त हो रही हो या उससे कोई प्रोड्यूस आ रहा हो। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है कि रेवेन्यू जनरेट होना, उससे कोई रेवेन्यू, जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीनों का रेवेन्यू। अब ये पंजाब और ज़मीनों के रेवेन्यू को जो कंट्रोल करने के लिए जो लॉ है वो ये है एक्ट 1967। 1967 में ये बना था। और अब इसके आगे हैं सारे कंटेंट्स। कंटेंट्स में इसके जो नंबर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, इनको सेक्शंस कहते हैं। यानी एक लॉ के 100 सेक्शन भी हो सकते हैं, 50 भी, जितनी उस लॉ की स्ट्रेंथ होती है, लेंथ होती है, उसके मुताबिक ये उसके कंटेंट हैं। अब जो पहला चैप्टर है इसमें उन्होंने उसका टाइटल बताया। कमेंसमेंट का मतलब ये है कि ये कब लागू होगा, एक्सटेंट है कि किस हद तक लागू होगा, और टाइटल क्या है। सेक्शन 2 कि कौन सी पावर्स जो किस एरिया से एक्सेप्ट की कर दी गई हैं, एक्सेप्शन में आती हैं। सेक्शन 3 है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड, यानी कुछ लैंड को इस एक्ट के ऑपरेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है कि ये एक्ट उन जमीनों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक जमीनों पे। सेक्शन 4 है डेफिनीशन। इस तरह ये चलता जाता है सारा, इसका ये कंटेंट आ रहा है। चैप्टर 2 डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट पे है। चैप्टर 3 अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनकी पावर्स, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत काम करेंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा और उनकी पावर्स क्या होंगी। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जो रेवेन्यू ऑफिसर कोई प्रोसीजर करेंगे वो किस तरह होना है, कैसे उन्होंने करना है, ये सारी उनके लिए गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। और चैप्टर 5 विलेज ऑफिसर का है। विलेज ऑफिसर होता है हेडमैन या लंबरदार, जिसको उर्दू में कहते हैं। वो हर एस्टेट या हर महाल का एक लंबरदार होता है। ये आगे एक रिकॉर्ड्स का चैप्टर है कि जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड होंगे वो क्या होंगे और कैसे होंगे, कौन बनाएगा, कब बनाएगा, ये इसमें सारी डिटेल्स है। इससे नेक्स्ट चैप्टर है असेसमेंट का, कि जो लैंड रेवेन्यू का टाइटल हमने पढ़ा, उस लैंड रेवेन्यू को असेस कैसे किया जाएगा, उसका तखमीना कैसे लगाया जाएगा, उसके रेट को फिक्स करने के लिए, और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये इस चैप्टर में है सर। ये असेसमेंट का सेक्शन 56 से 73 तक। अब चैप्टर 8 है और सेक्शन 74 से आगे है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन कैसे होनी है, इसका क्या प्रोसीजर होगा। ये चलता है 100 और 112 तक, ये सारा प्रोसीजर चलता रहता है। नेक्स्ट चैप्टर है रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स, यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो अदर डिमांड्स हैं या कोई और किसी पे बकाया है तो वो कैसे रिकवर किया जाएगा। वो 113, 14, 15 सेक्शन में दिया गया। और चैप्टर 10 सर्वे एंड बाउंड्रीज, ये जो सर्वेज किए जाएंगे ज़मीनों के और ज़मीनों की जो बाउंड्री फिक्स की जाएगी, उसकी रेवेन्यू ऑफिसर को जो गाइडलाइन दी गई है, जो लॉ है, वो चैप्टर 10 में है, सेक्शन 117 से लेके 134 तक। चैप्टर 11 है पार्टीशन का, यानी तकसीम का, जमीनों की तकसीम कैसे होती है। और काइंडली ये चैट में मैसेज ना करें, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो बोल दे बस। सेक्शन 135, यहाँ से ये पार्टीशन स्टार्ट होती है और 150 तक है, कि पार्टीशन है क्या, ये कौन करवा सकता है, और किस रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर्स हैं, और इसके मोड क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा पार्टीशन। ये चैप्टर 11 था। चैप्टर 12 है आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेटर के पास कोई केस भेजना, वो सेक्शन 159 से
161 से 51 से 160 तक। चैप्टर 13 है अपील रिव्यू एंड रिवीजन। ये इसके मुतल्लिक है कि अगर कोई ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर करता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी रेमेडी क्या होगी। ही हैज़ टू फाइल अपील, ही अदर अदरवाइज ही कैन फाइल रिव्यू और ही कैन फाइल ए रिवीजन। अब रिवीजनल अथॉरिटी कौन होगी, एपीलेट अथॉरिटी कौन होगी और रिव्यू कौन करेगा, ये इसमें बताया गया है सेक्शन 161 से 167 तक, और इनका टाइम पीरियड भी कि कितने टाइम में अपील रिव्यू और रिवीजन फाइल करनी है। नेक्स्ट जो हमारा मिसलीनियस का चैप्टर है, इसमें सिर्फ जनरल चीज़ें उन्होंने बताई गई हैं कि फाइनल ऑर्डर कब हो जाएंगे और रूल्स कौन बनाएगा लैंड रेवेन्यू के। अब हम यहाँ से लैंड रेवेन्यू एक्ट से स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रियम्बल है। प्रियम्बल का मतलब है कि इसका मकसद क्या है। It is expedient to consolidate and amend the law relating to the making, the maintenance of record of rights, assessment, collection of land revenue, and appointment and functions of revenue officer and other matters connected with land revenue administration in the province of Punjab। मैं सिर्फ एमसीक्यूज बताता जाऊंगा इसमें से कि इसमें से एमसीक्यू कौन सा बनेगा, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, या किन किन चीज़ों को लैंड रेवेन्यू एक्ट डील करता है। उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, अपॉइंटमेंट ऑफ फंक्शन ऑफिस एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। एक कोई और ऑप्शन दे देंगे जो इसमें नहीं होगा, जिसको जो आंसर नहीं बनता होगा। उनमें से ये चार ऑप्शन होंगे। उनमें जो ऑब्जेक्ट का जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, उसमें आप ये ऑप्शन देख लें कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मेंटेन करने का ऑप्शन हो सकता है, असेसमेंट का हो सकता है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का हो सकता है, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और अदर कनेक्टेड मैटर जो भी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के मुतलका होंगे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड रेवेन्यू जो है एक्ट 1967 ये कितनी ज़मीनों को डील करता है, पाकिस्तान की, पंजाब की, या दो प्रोविंसेस की, इस तरह, या किसी स्पेसिफिक एरिया की। तो आप उसमें प्रोविंस ऑफ पंजाब लगाएंगे, ऑप्शन जो है आपका होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इसका सिर्फ प्रियम्बल था। सेक्शन 1। अब इसका नेम भी आ सकता है, द करेक्ट नेम ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट भी पूछ सकते हैं। आप उसमें लगाएंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब वो इसमें ईयर भी चेंज कर सकते हैं कि 1970 कर दें, 1966 कर दें, या सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट लिख दें और पीछे पंजाब ना लिखें। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान भी वो लिख सकते हैं, लेकिन आपने वेस्ट नहीं लगाना, अपने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 लगाना है। आप अपने आपके पास बुक है तो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं ये चीज़ें जो मैं बताता आ रहा हूँ, क्योंकि बाद में इन लोगों को आप याद कर लेंगे। अब इसकी एक्सटेंट है कि अप्लीकेबिलिटी कितनी होगी। सब सेक्शन 2 जो इसमें दिया गया है, इट एक्सटेंड्स, जहां मेरा एरो आ रहा है यहाँ पढ़ते जाएं, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। एक्सेप्शन कहाँ है। अब वो यो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि पंजाब लैंड लैंड रेवेन्यू एक्ट इज अप्लीकेबल टू, बट द एक्सेप्शन इज, एक्सेप्शन कौन सी है वो वहाँ लगा देंगे ऑप्शन, पंजाब, केपीके, सिंध और ट्राइबल एरियाज। आप लगाएंगे ट्राइबल एरियाज, यानी एक्सेप्शन जो है वो ट्राइबल एरियाज की है। पूरे पंजाब में ये अप्लीकेबल है, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज उसमें हैं वो एक्सक्लूड हैं इसकी एप्लीकेशन से लैंड रेवेन्यू एक्ट की। नेक्स्ट इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि सबसेक्शन 3, it or any specified provision thereof shall come into operation in such area or areas and on such date or dates as government may by notification appoint this behalf। वो ये पूछ सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट, व्हेन विल द लैंड रेवेन्यू एक्ट कम इनटू ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन दे सकते हैं वो कि बोर्ड ऑफ रेम नोटिफिकेशन बाय या नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, या गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट के ऑप्शन पे लगाएंगे कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जब ऑपरेशन इसका नोटिफाई करेगी कि कब से ये अप्लीकेबल होगा, जिस डेट से, तो वो डेट वो बता दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इसका है सबसेक्शन 2 कि पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसूटेड टू देयर टू। अब इसका सिर्फ टाइटल मैं आपको समझा देता हूँ और इसमें एमसीक्यूज बता देता हूँ कि ये किसकी पावर है कि किसी एरिया से,
यानी पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया, किसी एरिया से, फ्रॉम प्रोविजंस, इस एक्ट की जो सेक्शंस हैं, यानी इस एक्ट की जो अप्लीकेबिलिटी है, अनसूटेड देयर टू, यानी कुछ प्रोविजंस जैसे तकसीम की हो सकती हैं, पावर्स की हो सकती हैं, यानी ट्राइबल एरियाज में कहीं अप्लीकेबिलिटी तो बना दें लैंड रेवेन्यू एक्ट की, लेकिन गवर्नमेंट अगर, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, वो सजेस्ट करता है कि इस एरिया में लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये पावर्स नहीं होंगी, यानी कुछ प्रोविजंस एक्सेप्ट हो गई, उनकी एक्सक्लूजन हो गई, तो ये पावर किसकी होगी? ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हु विल एक्सेप्ट द पावर्स फ्रॉम एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसुटेड देयर टू, जो प्रोविजन अनसुटेड की गई हैं किसी एरिया से, वो पावर किसकी है? ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ओपिनियन में जब ये होगा कि अब कुछ पावर्स अनसूट कर देनी चाहिए, तो ये इस लैंड रेवेन्यू एक्ट की कुछ प्रोविजन को, वो अनसूट का मतलब है कि वहाँ अप्लाई नहीं होंगी, वो ये बाई नोटिफिकेशन करेंगे, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके अनसूट कर देगी, यानी कुछ प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगी। तो वो गवर्नमेंट की पावर है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का याद रख लें, गवर्नमेंट की पावर होगी। इसमें सब सेक्शन 2, जहाँ सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जो सेक्शन के नंबर है ना, 1 2 3 4, ये वाले, ये मेन जो ब्लैक हुए हुए हैं बोल्ड, ये नहीं आने अभी, क्योंकि जो आएगा वो मैं बता दूंगा कि सेक्शन कौन सा आ सकता है। अब ये एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, ये आ सकता है कि किस सेक्शन के अंदर कुछ लैंड जो है वो एक्सक्लूड की जा सकती है, सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 जो बताया गया है। अब इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट? जो सेक्शन 2 था उसमें थी प्रोविजंस कि इस एक्ट की कुछ प्रोविजन जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगी किसी एरिया में, लेकिन जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड, कि कुछ जमीनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के ऑपरेशन से, यानी कंप्लीटली। सेक्शन 2 में कुछ प्रोविजन थी, इसमें सारी प्रोविजन जो एक्ट है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें अब एमसीक्यू सिर्फ ये बनेगा कि एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बाई एनी एरिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको हाईलाइट कर लें आप लोग, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है कि वो किसी सर्टेन लैंड को इस एक्ट के ऑपरेशन से एक्सक्लूड कर दे। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 4, इसमें है डेफिनिशंस। डेफिनेशन होती हैं कि ये वर्ड जब भी पूरे एक्ट में यूज होंगे, उनकी वहाँ मुकम्मल डेफिनेशन हर जगह नहीं होगी, वहाँ सिर्फ एक वर्ड यूज होगा। जैसे ये 4 सबसेक्शन 1 है, एग्रीकल्चरल ईयर। अब ये एग्रीकल्चर ईयर जो है वो सिर्फ वहाँ नाम यूज होगा, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि वो क्या है, तो उन्होंने इसीलिए डेफिनेशन में इनको डिफाइन कर दी। अब इसका आपने सिर्फ याद करना है, उन्होंने एमसीक्यूज ये आ सकता है कि एग्रीकल्चर जो ईयर है ये कब स्टार्ट होगा जमीनों का, तो आपने सिर्फ ये उसी लाइन में ऑप्शन मौजूद है, 1 जुलाई, 1 जुलाई ऑफ द ईयर, हर साल जो जुलाई का फर्स्ट डेट है वहां से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है। या ये एमसीक्यूज इसमें आ सकता है कि हु कैन अपॉइंट द या चेंज द डेट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसकी प्रीवियस अप्रूवल से करेगा? गवर्नमेंट की। तो ये एग्रीकल्चर जो ईयर है वो, उसकी डेट चेंज कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन उसकी प्रीवियस अप्रूवल वो गवर्नमेंट से लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, के क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, या व्हाट इज द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, वो ये आ जाएगा उसमें जो लिखा हुआ है जवाब, विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम पेएबल, यानी जो अनपेड रह गया है वो एरियर है, यानी बकाया है। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है, द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड। ये आपने करेक्ट ऑप्शन याद रखने हैं, रॉन्ग ऑप्शन और दिए होंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें एमसीक्यूज बन सकता है सबसेक्शन 3 का, वो है असेसमेंट सर्कल। असेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द असेसमेंट सर्कल? तो इसका ऑप्शन ये बनेगा कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स विच आर sufficiently homogeneous, ये थर्ड लाइन है, homogeneous to admit of a common set of rates being used as a general guide,
कि लैंड रेवेन्यू के लिए जो सेट ऑफ स्टेट है, ग्रुप ऑफ स्टेट है, वो असेसमेंट सर्कल होगा। इसका ये सवाल भी आ सकता है कि ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स sufficiently homogeneous to admit of a common set of rates being a general guide is called। आगे ऑप्शन होंगे कि असेसमेंट सर्कल, ड्यूरेशन सर्कल, या डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल, इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है असेसमेंट सर्कल। ये हम लैंड रेवेन्यू एक्ट से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो गाइड्स होती हैं उसमें कंप्लीट टॉपिक कवर नहीं किए होते, वो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें लिखी होती। लेकिन जब आप एक्ट से पढ़ेंगे सर उस। जी जी। सर सर मेरा इधर क्वेश्चन है, मुझे स्टेट्स का नहीं पता, मुझे बता दें कि स्टेट्स क्या होती है। अब अभी आपने बताया ना, असेसमेंट सर्कल मींस अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। हाँ जी। व्हाट इज दिस स्टेट्स? एस्टेट एक है महाल, महाल मौजा, यानी एक जो जमीनों के होते हैं ना वो मौजों की डिवीजन होती है। कि तहसील जो है वो डिवाइड होती है कानून गोई पे, कानून गोई डिवाइड होती है मौजों पे, और आगे मौजों की डिवीजन जो होती है, मौजा जात जो होते हैं वो खेवट में डिवाइड होते हैं। तो अब ये एक मौजा है, इसका सेकंड नेम महाल है उर्दू में, और इंग्लिश में इसको एस्टेट कहते हैं। अब जो एक एस्टेट्स का ग्रुप होगा उसको असेसमेंट सर्कल कहेंगे। सर आप इसको थोड़ा सा और सिंपल करके बता सकते हैं? सर इसी को खेवट कहते हैं। नहीं नहीं, खेवट जो है वो मौजे में होती है, उसको होल्डिंग कहते हैं। खेवट की इंग्लिश है होल्डिंग। एस्टेट आप एक, जो देहात में लोग रहते हैं उनको पता होता है कि मौजा क्या है। मौजा एक जमीन का एक टुकड़ा है जिसमें जी। 1,000 कनाल जमीन हो सकती है, 5,000 कनाल भी हो सकती है, 2,000 कनाल भी हो सकती है। उस एस्टेट में जो 2,000 कनाल की एक एस्टेट उन्होंने बनाई, उसमें मालिक होंगे कम से कम 50 हैं, 100 हैं। तो उनकी वो डिफरेंट अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन उनकी करते हैं खेवट्स पे, होल्डिंग पे। कि एक खानदान का सर उन्होंने एक खेवट बना दिया, उनको एक नंबर दे दिया कि ये खेवट नंबर 1 है, ये सर 2 है, ये सर 3। ये सर क्या ये ऐसा है कि ग्रुप ऑफ लैंड्स है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है? जी। उसमें चेंज भी हो सकता है, कोई नया मालिक खरीद भी तो सकता है, वो नया मालिक बन जाता है वहां पे। लेकिन जो मौजा है वो एक यूनिट है मतलब लैंड जो का। नंबर नंबर जो वो सेम रहेगा, मालिक चेंज हो जाए तो वो जी। चीज। जी बिल्कुल, मालिक चेंज यही हो स्टेट सकता है, है जो आगे। नहीं, ये स्टेट का मीनिंग। एस्टेट ये है कि एक यूनिट है लैंड का जिसमें 1,000 कनाल जमीन है, उसकी एक बाउंड्री है। उस पूरे यूनिट को एस्टेट कहते हैं कि ये एक मौजा है। यानी कि सर एक इलाके में वो कह देते कि इसमें इतनी जमीन है, जी। उसको एक यूनिट बना देते हैं। एक यूनिट बना देते हैं और उसको एक एस्टेट का नाम देते हैं कि ये एक एस्टेट बना दी गई। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की स्टेट है, तो हमारी स्टेट के 4 हाँ, सूबे हैं, तो एक और इस तरह ले लें। डेफिनेटली। अब लैंड्स की ठीक डिवीजन है के सर। लिए, लैंड की डिवीजन होती है छोटी, तो उसमें वो 2,000 जी सर। कनाल पे एक एस्टेट बना देते हैं। अब एस्टेट में जैसे पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, तो उस एस्टेट में 4 यस। होल्डिंग हो सकती हैं, कि 4 खेवट हो सकती हैं। अब जिस तरह एक पंजाब आप ले लें, पंजाब को हम एक होल्डिंग कह लेते हैं। अब स्टेट में जो एक होल्डिंग आ गई, होल्डिंग पहले थी 4, एक होल्डिंग में वो 10 मालिक भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। वो 500 कनाल की अलहदा बना सकते हैं। वो चारों को डिवाइड कर देंगे, 2,000 कनाल है तो 500 पे एक होल्डिंग बनेगी। उस होल्डिंग में 10 मालिक भी हो सकते हैं। वो वेरी करता है कि कितने मालिक हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन होल्डिंग्स में मिलके जो एक एस्टेट पूरी है, उसको हम मौजा कहते हैं। उर्दू में मौजा कहेंगे, महाल कहेंगे। कुछ कंसेप्ट समझ आया इसका? सर थोड़ा बहुत, मतलब मुझे यानी क्लियर नहीं लैंड हो का रहा। एक यूनिट जो मुख्तलिफ मालकान की ज़मीन को एक शामिल करके, जो मुख्तलिफ मालकान की ज़मीन पे कंसिस्ट करता है, वो एस्टेट होता है। जो लैंड का एक बड़ा यूनिट होता है जिसमें और आप सर वो यूनिट का दो जो हजार नंबर एकड़ होगा। ज़मीन कह सकते हैं। अच्छा सर एक मिनट, आपने कहा ना कि मुख्तलिफ लैंड ओनर्स होंगे, उनकी जमीन को इकट्ठा करके एक स्टेट बना दिया जाएगा, जी। और उस स्टेट का जो रिकॉर्ड होगा वो बोर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा, पटवारी के पास होगा। पटवारी के आपके पास होगा। जो और हल्के का, आपके इलाके का जो पटवारी होगा उसके पास वो होगा। वो उसके पास होगा, और मालकान चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन उसने सबको जमीनों को इकट्ठा करके एक यूनिट बना दिया। जी, यूनिट बना हुआ है, राइट। लेकिन उसमें सबकी अलहदा डिस्ट्रीब्यूशन नोटेड होती है। वो रिकॉर्ड में वो नोट तो होता वो है तो कि है। इसमें इतने मालिक हैं। ओके सर।
आप ठीक है कोई सर। सिटी में रहते हैं या कहीं बाहर के रूरल एरियाज में? सर रूरल एरियाज में रहती हूँ। आपका कोई चक है या कोई बस्ती या गांव कोई है? सर हमारे अपने डेरे हैं, वहां पर रहती हूँ। हाँ, जहाँ आपका डेरा होगा ना, वहाँ एक होगा कि आपका कोई चक होगा या कोई मौजा होगा। ठीक है। सर हमारी भी जमीन है, हाँ, मतलब कि बस बस मुझे जो ना। आपकी जमीन है वो किसी न किसी एस्टेट में एग्जिस्ट करती है। वो एक मौजे में होगी, उसी को एस्टेट कहते हैं। ठीक। तो उसमें जैसे डिफरेंट कि लोगों हमारा के अगर मालिक डिस्ट्रिक्ट। होंगे, 10 मालिक होंगे, 12 मालिक होंगे आपके मौजे में, ये चक में। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर मैं इन्हें थोड़ा सा गाइड कर दूं। जी जी, बता दीजिए। सिस्टर, इसमें बेसिकली ये चीज है कि मतलब एक, फॉर एग्जांपल आप देख लें, कोई गांव देख लें, ठीक है। एक गांव है, ठीक उसके है। अंदर जो है ना, उनको देख के एक जमीन को देखा जाएगा कि इसमें जो है पैदावार है वो अच्छी पैदावार हो रही है, तो इससे अंदाजा लगाएगा इस गांव में जमीन जो है वो ओवरऑल ही अच्छी है, उसके अंदर जितनी नहीं मैम, पैदावार है ये ना, आप दूसरी तरफ उस चले गए प्लीज। पैदावार। ठहर जाइए। आप असेसमेंट सर्कल की वो डेफिनेशन इनको बता रहे हैं कि असेसमेंट सर्कल कैसे जी और जी। क्यों बनाया जाएगा। वो बात इनका क्वेश्चन नहीं है। इनका क्वेश्चन है सिर्फ एस्टेट का, नहीं, कि तो एस्टेट मैं क्या थोड़ा है, सा एक उस मौजा है। हवाले से गाइड करने लगी हूँ कि मतलब उन्होंने अब ग्रुप ऑफ एस्टेट का मतलब है उस गांव में जितने भी मतलब एक लैंड है, ठीक है, उसको वो एज अ ग्रुप वो कह रहे हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है कोई मतलब जिम्मेदार हो सकता है, कोई कोई और पर्सन हो सकता है, उसकी भी जमीन हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। अब हो सकता है ना, मतलब एक सारे गांव की एक ही बंदे की तो जमीन नहीं होगी ना, जी। डिफरेंट डिफरेंट बंदों की होगी, मालिकान डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और असेसमेंट उसको एज अ सर्कल एक ग्रुप कर। अलहदा डेफिनेशन होगी, क्योंकि वो असेसमेंट सर्कल जो है वो पूरे ग्रुप ऑफ एस्टेट, यानी 3-4 मौजों को मिला के, 3-4 एस्टेट्स को मिला के, जी जो सेम रेट जिन पे लग सकता है लैंड रेवेन्यू का, जिनका नेट प्रोड्यूस उन सारी जमीनों का सेम है। तो अगर चार जी जी, गांव जो उनके हैं वो मालिकान सेम डिफरेंट नेट हो प्रोड्यूस सकते हैं, दे जब रहे उनको हैं, तो बनाया उसकी जाएगा बेस पे तो जो लैंड रेवेन्यू लगेगा वो असेसमेंट सर्कल बनेगा पूरा उन 4 एस्टेट को मिला के। यानी वो सिर्फ रेट लगाने के लिए वो असेसमेंट सर्कल लगाते हैं। अब जो आपके एक गांव की जमीन होगी, एक जो गांव होगा उसका ये चक होगा या मौजा, वो कहलाता है एस्टेट। अब उस मौजे में चाहे जितनी मर्जी जमीन हो, 1000 कनाल जी हो या हाँ जी। 500 कनाल हो, मालिकान दो डिफरेंट सौ हो कनाल सकते हैं, उनकी लैंड कम ज्यादा हो सकती जी बिल्कुल, कम है, ज्यादा हो किसी के सकते हैं। एकड़ हो सकती है, इस तरह। जी यस। लेकिन इसमें सिर्फ जो एमसीक्यूज बनेगा वो यही बनेगा कि ए ग्रुप ऑफ स्टेट which is sufficiently homogeneous to admit of common set of rates being used as a general guide is called। तो उसको आप लगाएंगे असेसमेंट सर्कल। ये असेसमेंट सर्कल का आपने याद रखना है। ओके सर। जी। नेक्स्ट हमारा जो सबसेक्शन 5, बाउंड्री मार्क। कि बाउंड्री मार्क क्या है, इसके बारे में वो ये कोई भी आ सकता है कि विच ऑप्शन शोज द बाउंड्री मार्क। इसमें आपने सारे याद रखने हैं कि कोई एनी इरेक्शन है, अर्थ की वो यानी मड की इरेक्शन कोई बना देते हैं, कोई स्टोन है, अदर मटेरियल एनी हेज, अनप्लोड रिच यानी वो जहाँ हल ना चलाए हों, एक अलहदा पट्टी वो सड़क टाइप रख दें, स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड्स, और अदर ऑब्जेक्ट और मार्क। अदर ऑब्जेक्ट और मार्क में कोई वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल यानी कोई दरख्त हो, या कोई जैसे कहीं रेत पड़ी हो कुदरती तौर पे, तो उसको भी बाउंड्री मार्क कह सकते हैं कि यहाँ जो रेत है यहाँ तक बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क क्या होता है कि एक डिवीजन ऑफ लैंड, जहाँ एक स्टेट की ज़मीन ख़त्म हो रही है, वहाँ पे एक बाउंड्री मार्क को बना देते हैं कि यहाँ पे इस स्टेट यानी इस मौजा की ज़मीन ख़त्म हो गई, और इस बाउंड्री मार्क से जो भी उन्होंने लगाया, कोई पत्थर रख दिया, कोई वहाँ उन्होंने मट्टी का एक ऊपर ऊंची जगह बना दी, या कोई और नेचुरल किसी दरख्त को उन्होंने बाउंड्री लिख दिया, तो वहां तक यानी जमीन खत्म हो गई उस मौजे की, और उससे आगे और मौजा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका एमसीक्यू ये होगा कि बाउंड्री मार्क क्या कौन सा जो है वो शो करता है वर्ल्ड। तो उसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है, मटेरियल, अर्थ, स्टोन, अनप्लोड रिज, स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड्स। अब नेचुरल, या अब वो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच इज़ द नेचुरल बाउंड्री मार्क। नीचे ऑप्शन हो सकते हैं कि कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड है, स्टोन है, या मड जो स्ट्रिप है वो, या कोई ट्री है। तो उसमें ट्री होगा, क्योंकि जो अर्थ स्टोन वगैरह है वो आप फिक्स कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं।
लेकिन जो नेचुरल है वो इधर उधर नहीं होगा। दरख्त को आप दूसरी जगह, पूरे दरख्त को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये उसमें ट्री का ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में कौन सी होंगी? ये स्टोन, मड, अर्थ वाली ये चीजें, ये आर्टिफिशियल हैं जो आप खुद बना सकते सर आपकी आवाज आपने पीछे जो बोले हैं ना उसमें किस चीज की समझ नहीं आई, आवाज आई नहीं है आपकी, ब्रेक हो ज्यादा। हैं। आप सही आ रही है? सर अब सही आ रही है। चले सर मैं ये बाउंड्री मार्क से जब आपने फिनिशिंग स्टार्ट किया उधर से आवाज ब्रेक हो गई थी। चले मैं दोबारा बता देता हूँ कि बाउंड्री मार्क का एक एमसीक्यूज ये बन सकता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बाउंड्री मार्क को शो करता है। उसमें ऑप्शन ये आ जाएंगे कि स्टोन, मटेरियल, अदर मटेरियल, हैज, अनप्लोड रिज, स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड और अदर ऑब्जेक्ट और मार्क। वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल में कोई दरख्त आ सकता है, ट्री, यानी जो कुदरती तौर पर मौजूद है। तो बाउंड्री मार्क का ऑप्शन यही होगा कि जो उसमें तीन ऑप्शन कोई गलत हो सकते हैं, एक इनमें से होगा। आपने ये याद रखना है, अर्थ, स्टोन, एनी हेज, अनप्लोड रिज और स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड। ये याद रखना है बस। इसका ये एमसीक्यूज बने। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 में है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मींस पर्सन लायबल फॉर एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब इसमें ये एमसीक्यूज बनेगा कि ए पर्सन लायबल फॉर एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू इज कॉल्ड। आप उस पे लगाएंगे डिफॉल्टर पे। तीन ऑप्शन और भी हो सकते हैं, वो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा डिफॉल्टर। अच्छा, एक और ये एमसीक्यू इसमें बन सकता है कि ए पर्सन लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू इंक्लूड्स ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एज, या ये ऑप्शन बन सकता है कि द पर्सन हु इज लायबल फॉर एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हु इज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ एरियर इज कॉल्ड। वो भी वही कहलाएगा डिफॉल्टर। फिर एक और एमसीक्यू इसमें बन सकता है कि डिफॉल्टर इंक्लूड्स, ऑप्शन आ जाएंगे, ए पर्सन लायबल फॉर एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, श्योरिटी, एक ऑप्शन आ जाएगा आगे ए एंड बी बोथ, और नेक्स्ट आ जाएगा नन ऑफ दीज, या कोई और ऑप्शन वो बना सकते हैं। तो इसमें ए पर्सन लायबल फॉर एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू और श्योरिटी, यानी श्योरिटी वो है कि जिसने मेन बंदे की जमानत दी कि वो डिफॉल्टर, जो उसने डिफॉल्ट अमाउंट है वो पे करेगा, लैंड रेवेन्यू उसने पे नहीं किया, ये श्योरिटी उसकी जमानत देता है। अगर मेन पर्सन ने भी पे नहीं किया लैंड रेवेन्यू और श्योरिटी ने भी पे नहीं किया, ये दोनों डिफॉल्टर कहलाएंगे। इसमें ये दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब सब सेक्शन ये 9 जो है इसका एमसीक्यूज है। एस्टेट मींस, जो आपका क्वेश्चन था वो इसमें है, एन एरिया। अब इसका एमसीक्यूज ये बनेगा कि एस्टेट इंक्लूड्स, बस आगे ऑप्शन बन जाएंगे। सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन मेड, जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया गया। सबसेक्शन 2, विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, यानी जिसका रिकॉर्ड अपना अलहदा मेंटेन किया जाए उस यूनिट का, और सेपरेटली असेस टू लैंड रेवेन्यू, उसका लैंड रेवेन्यू अलहदा असेस किया गया हो। सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जर्नल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन एस्टेट। अब इसमें सेकंड एमसीक्यूज ये बन सकता है। सेकंड एमसीक्यूज इसमें ये आ सकता है कि ए न्यू estate, हु कैन क्रिएट द न्यू estate, या हु होल्ड्स द पावर टू क्रिएट ए न्यू estate। कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो लिखेंगे, या चीफ सेक्रेटरी लिख देंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और नन ऑफ दीज। तो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक नई स्टेट कौन बना सकता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पंजाब में सबसे बड़ा ऑफिस है, ज़मीनों के, प्रॉपर्टी या लैंड के रिलेटेड जो मैटर डील करता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। अब एस्टेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, सेपरेटली असेस टू लैंड रेवेन्यू, और ये दो ऑप्शन तो करेक्ट है, और बाकी जो तीसरा कोई ऑप्शन आता है तो वो गलत होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट सेपरेटली असेस टू लैंड रेवेन्यू, और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है कि न्यू एस्टेट को क्रिएट करे। ये एस्टेट थी, ये यानी एस्टेट मौजा। सब सेक्शन 10, होल्डिंग।
होल्डिंग क्या है? मींस ए शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर्स। ये होल्डिंग वो है जिसको हम खेवट कह रहे थे, कि ये ऐसा पोर्शन एस्टेट का, मींस ए शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट, यानी एस्टेट में एक ऐसा पोर्शन हेल्ड बाय वन लैंड ओनर, जिसमें कोई एक जमीन का मालिक है, उस खेवट में एक मालिक भी हो सकता है, और ज्वाइंटली बाय टू आर मोर, या दो हैं या इससे भी ज्यादा लैंड ओनर्स एक खेवट में मालिक। यानी खेवट क्या हुई? एक पोजेशन का जो पोर्शन है एक एस्टेट का, एस्टेट एक मौजा है, उसमें लेट्स सपोज 2000 कनाल जमीन है। अब 2000 कनाल जमीन के टोटल मालिक हैं पांच, हम उनको पांच नहीं तो 10 कह देते हैं। अब उन 10 मालिक जो टोटल हैं, उनकी जमीन को अलहदा करने के लिए, यानी पांच लोग जो हैं वो एक खानदान के हैं, और जो बाकी पांच लोग हैं वो सारे ही डिफरेंट खानदान से हैं, हर किसी डिफरेंट खानदान है। तो वो जो ये पांच एक डिफरेंट खानदान के हैं, तो वो उनकी एक अलहदा खेवट बना देंगे, उसको नंबर दे देंगे कि नंबर एक में ये पांच मालकान हैं, और उस नंबर एक खेवट यानी एक पोजेशन का टुकड़ा जो 500 कनाल का है, 1000 कनाल में से 500 कनाल अलहदा करके उनको दे देंगे कि ये इनकी जमीन और इनका कब्जा है इस पे। तो जो अलहदा वो पोर्शन कर दिया उन्होंने, वो कहलाएगी होल्डिंग। होल्डिंग क्या होगी? एक खेवट, यानी एक मौजे में एक खेवट भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी हो सकता है। वो बाकी पांच मालकान जो रह गए थे, उनकी सबकी अलग अलग खेवट बना दें, उनकी पांच खेवट बना दें उन सब मालकान की, ये भी मुमकिन है। यानी होल्डिंग एक और शेयर सर पोर्शन ऑफ एन एस्टेट है। तो दोबारा ज्वाइन कीजिए, यहाँ तक हम एंड कर रहे हैं। इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।